कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आज जो टॉपिक चुने हैं बात करने के लिए वो है अभी जो निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मना किया है, सब केंद्र सरकार ने अपना जवाब लगाया है कि वो क्रीमी लेयर का बंदोबस्त नहीं करेगी। आरक्षण की बात हो रही है, ठीक है। क्रीमी लेयर खारिज कर रही है केंद्र सरकार, ठीक है। इसके क्या मायने हैं? क्रीमी लेयर किस में आप कहेंगे? ओबीसी में तो ऑलरेडी क्रीमी लेयर है, एससी और एसटी में क्रीमी लेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ समस्या क्या है? यहाँ समस्या है कि जैसे अभी एससी और एसटी, ठीक है ना, 16% के आसपास जो है एससी और 7.5-8% के आसपास एसटी। मोटी मोटा टोटल आरक्षण का 1/4 एससी और एसटी आरक्षण में जाता है। जैसे जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, वो क्रीमी लेयर की डिमांड क्यों कर रहे हैं और इससे किसका फ़ायदा किसका नुकसान होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक छोटा सा आकलन करते हैं। अभी 100 लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी 100 लोग में से 25 को आरक्षण मिल रहा है, 27 के आसपास ओबीसी को मिल रहा है, 10 के आसपास ईडब्ल्यूएस, मतलब मोटी मोटा 40% जो है अभी जनरल के लिए सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। ये जनरल, इसमें हर कोई फाइट कर सकता है, ठीक है ना। इसमें भी जो कट ऑफ से ऊपर जाए, इसमें भी जो है वो जनरल में आ सकता है। इमिग्रेशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मानिए कि जैसे 27 इसमें क्रीमी लेयर लागू है, ठीक है। अब इस 27% में सारे लोग परीक्षा दिए, इसमें भी क्रीमी लेयर लागू है, ठीक है। मतलब ये तो ऑलरेडी क्रीमी लेयर के आधार पे ही ईडब्ल्यूएस है, उसके नीचे जो है ईडब्ल्यूएस है, मतलब क्रीमी लेयर का ही आधार है एक तरह से, ठीक है। जैसे भाई साहब का अगर मान लीजिए कि इसमें से 3% लोग, अगर एक मोटी मोटा आंकड़ा लेके चलते हैं, ऐसा होता नहीं है, एक उदाहरण के जैसे 3% लोग अगर क्रीमी लेयर से ऊपर आते हैं तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, आप बताइए। अगर 3% क्रीमी लेयर से ऊपर आते हैं तो ये 3% ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। मतलब ये जो क्रीमी लेयर लागू होने का मतलब है कि इसमें सामान्य वर्ग का सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि ये फाइटर सीधे सामान्य वर्ग में जाएंगे। उसके बाद भी सामान्य कैंडिडेट्स चाहते हैं कि क्रीमी लेयर लागू हो, इसमें उनका लाभ नहीं, उनका सीधे सीधे नुकसान है। जैसे अभी 25% के आसपास जो लोग हैं, ठीक है। अब इस 25% पे अगर क्रीमी लेयर आता है, ठीक है, और इसी कैटेगरी में जो लोग उच्च वर्ग के हैं, कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, या फिर जो है बड़े व्यापारी हैं, बहुत हाई वर्ग है, हालांकि व्यापारी वर्गों को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से क्रीमी लेयर, अगर कोई कमेटी बना करके वो संस्तुति देती है और क्रीमी लेयर लागू किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें से 5% लोग भी अगर क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, ठीक है, तो ये बताइए, ये जो 25 है, इस 25 में 20% बचे पुराने वाले, और ये जो 5% इधर गए हैं, ये 5% नीचे से आ जाएंगे, जो एकदम वाकई में दलित हैं, दबे कुचले हैं, उन बेचारों को कोई सुविधा नहीं है। यह लाभ उनको मिल जाएगा नीचे से 5% को, और यह जो 5% हैं ये सीधे जनरल कैंडिडेट में आ जाएंगे। और सामान्य वर्ग में आते ही यह 5% लोग किससे फाइट करेंगे? इन 40% में करेंगे, और यह जो 40% में करेंगे तो यह फाइट फिर से बढ़ गई, मतलब सारे लोग सामान्य वर्ग में आके फाइट करेंगे। तो यहाँ समस्या साफ दिख रही है, सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर के पक्ष में है, यह जानते हुए भी कि उनका नुकसान होगा, क्योंकि वाकई में जो हाशिए पर खड़े लोग हैं ना, जो वाकई में गरीब वर्ग है, वाकई में जो दलित और पिछड़े में, जो जिनके पास रहने का, खाने का, पढ़ने का ठिकाना नहीं है, उनको मौका मिले, ये ज़रूरी है। क्रीमी लेयर लाने से फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़, हम ऐसी स्थिति ही क्यों पैदा कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर, आरक्षण और इस तरह की बहुत सारी बातों के लिए लड़ाई करनी पड़े।
मुद्दा ये बनता है, हम लोग इस चीज़ के लिए लड़ाई ही क्यों कर रहे हैं कि ये नौकरी में इतना आरक्षण हो। नौकरी चाहिए क्यों, मैं पूछ रहा हूँ। मुझे, आपको, हम सबको नौकरी ही क्यों चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होना चाहिए क्योंकि हम अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। हमारे समाज में बिना नौकरी के कुछ नहीं होने वाला है। यह हमारी एक सामाजिक सोच बन गई है, एक सार्वभौमिक सोच बन गई है हमारे भारतीय समाज की। हम किसी की जेब देख के उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो अभाव का जीवन है, अगर इस अभाव के जीवन से जो गरीब तबका है, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है या फिर सामान्य वर्ग का जो अति गरीब तबका है, उसको निकाला जाए, ठीक है, तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आइए समझाते हैं। जैसे अभाव से कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले इस पर एक 2 मिनट का फुटेज लेते हैं। अभाव से कैसे निकालेंगे? अभाव से हम निकालेंगे इनको शिक्षित करके, अभाव से हम निकालेंगे इनको बेसिक लेवल पे सहयोग करके। शिक्षित कैसे करेंगे? अब यहाँ समस्या फिर आती है, यहाँ समस्या आती है मेरे बच्चों कि अब ये जो शिक्षित करने का जो ठेका उठा रखा है, ये निजी संस्थानों ने उठा रखा है। जहाँ ये मेरे बच्चे जो अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, जो परिवार हैं जिनके पास 2 टाइम का निवाला खाने के लिए ठिकाना नहीं है, वो कैसे जाएंगे वहाँ? फिर यहाँ सिस्टम की जिम्मेदारी आती है। सिस्टम को अगर कुछ काम करना है तो यहाँ वो हमें भिक्षाटन दे रहा है, हमें भीख दे रहा है। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। वाकई में जो नेता पिछड़े और दलित समाज से खड़े हो रहे हैं, उनकी डिमांड ही गलत है, वो गलत मांग कर रहे हैं। वो अम्बेडकर साहब को बस उनका नाम उछाल रहे हैं। अम्बेडकर साहब यहाँ होते तो अम्बेडकर साहब इसके लिए सरकार की छाती चीर देते। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो अभावग्रस्त जीवन बच्चे जी रहे हैं, उनके हाथ में झंडा पकड़ा रहे हैं, तलवार पकड़ा रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, सांप्रदायिक पंचायत की मांग कर रहे हैं। क्या जायज़ है? तो अपने लाभ के लिए करेंगे। लाभ के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि मानव का यह स्वभाव है, मानव का यह स्वभाव है कि वह हमेशा शक्ति में रहना चाहता है और एक बार शक्ति का नशा लगने के बाद उसे छोड़ना नहीं चाहता है एट एनी कॉस्ट। मानव का स्वभाव ऐसा है। मानव जंगल से निकल गया है, नागरिक बन गया है, लेकिन वो कागजी नागरिक है, वह नागरिक बन नहीं पाया है। वास्तविक नागरिक तो तब बनेगा ना जब वह धर्म के हिसाब से चले। धर्म का मतलब संप्रदाय के हिसाब से नहीं। धर्म का मतलब धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का मतलब जो हमारा संविधान बात करता है, गीता बात करती है, हमारे उपनिषद बात करते हैं, उससे चले तब समझ में आता है, तब आम आदमी का उत्थान होगा। फिलहाल सरकार क्या कर रही है, सरकार के मुलाजिम क्या कर रहे हैं, और जो लोग हैं अभी सोशल मीडिया पे एक काम चीज़ आप देखेंगे, इस पे हम लोग आते हैं, निजी संस्थान, सिस्टम और शिक्षा पर आते हैं। 2 मिनट हैं। हमारे मुलाजिम क्या कर रहे हैं, जो भी हैं सरकार के मुखिया, सबकी तरफ से झंडा उठा करके घूमने वाले, सबके हितों की बात करने वाले, सोशल मीडिया पे हितों की बात करने वाले क्या कर रहे हैं? जो दलित समाज के समर्थन में उतरा है, वह विपक्षियों को गालियां दे रहा है, अतिवाद की तरफ है। अतिवाद, उन्हें पता है कि अति करने से, अति वाली बात करने से चीज़ें उनके पक्ष में आएंगी, और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनका IQ लेवल थोड़ा सा एवरेज या कम है, जिसे हम खारिज नहीं कर सकते, नेचर ने ऐसा बनाया है, जिनको सिर्फ अपने जीवन यापन से मतलब है, वो सोचना ही नहीं चाहते, उनको सोचना भी नहीं, वो मस्त हैं अपने जीवन में, एवरेज IQ मस्त हो, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, पशु पक्षी हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर 9 से 6 की नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। ये लोग उनको बरगलाने का काम करते हैं, इनको व्यूज आते हैं वहाँ से, सोशल मीडिया। अति वाली बात कर दी,
ठीक है। जैसे अति क्या है, एक आदमी खड़ा होकर संविधान जलाएगा, दूसरा खड़ा होकर मनुस्मृति जलाएगा, एक खड़ा होकर बीजेपी का झंडा आरएसएस का झंडा जलाएगा, दूसरा खड़ा होकर भीम आर्मी का जलाएगा। यहाँ दोनों अतिवादी हैं और दोनों यही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये समाज को खेमों में बांटना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी दाल कभी नहीं गलेगी अगर समाज संतुलन के हिसाब से चलेगा, समाज बुद्ध के मार्ग पे चलेगा, समाज अंबेडकर और गांधी के रास्ते पे चलेगा। यहाँ पे फिर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये लोग गांधी और अंबेडकर को दुश्मन बना के पेश करते हैं, और गांधी और अंबेडकर के विचारधाराओं में अंतर था। ये दोनों महापुरुष अंतिम रूप से एक जगह जहाँ समाज को जोड़ के रखना है, समाज को टूटने नहीं देना और देश का विखंडन नहीं होने देना, वहाँ पे बिल्कुल इन दोनों के रास्ते अलग हैं, लक्ष्य एक है। अभी इन दोनों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। एक समाज अंबेडकर को गाली दे रहा है, दूसरा समाज गांधी को गाली दे रहा है, तीसरा राम को गाली दे रहा है। ये बेशर्मी की सीमा होती है। अब जो आदमी अंबेडकर को गाली दे सकता है, जो आदमी गांधी को गाली दे सकता है, वो कितना पंगु बुद्धि है ये आप सोचिए। फिलहाल तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तुष्टिकरण और अतिवाद चरम पे है, क्योंकि इससे व्यूज आ रहे हैं, इससे उनके निजी हित सध रहे हैं। मैं कई छोटे क्रिएटर्स को जानता हूं जो मेरे जानकारी के हैं, उस संतुलन की बात करने पे उनके व्यूज नहीं आ रहे थे। वो जब से तुष्टिकरण वाली बात करनी शुरू किए हैं, उनके भर भर के ब्राह्मणों को गाली देना, उसमें कुछ लोग जो इधर से हो दलितों को गाली देना, बाकी चीज़ मैंने सीधे अतिवाद पर उतारू हो जाना। ये बुद्ध का रास्ता है, ये महावीर का रास्ता है, राम का, कृष्ण का, कबीर का ये रास्ता है? नहीं, मैं नहीं मानता, ना ही मुझे दिखाई देता है। मुझे दूर दूर तक सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है कि ये देश विखंडन की तरफ जा रहा है, क्योंकि तुष्टिकरण जितना बढ़ेगा देश विखंडन के उतने ही करीब जाएगा। दक्षिण में जाके देखिए, डीएमके या एडीएमके, भाषा की राजनीति है वहाँ। जो कोई मुद्दा नहीं उसको मुद्दा बनाना है। जैसे मनुस्मृति की राजनीति है। मनुस्मृति किसके घर में मिलेगी? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में तो नहीं है। मनुस्मृति से कोई समाज, इस समय का समाज बिल्कुल गवर्न नहीं होता है। और दूसरी चीज़, मनुस्मृति की जहाँ तक बात है, मनुस्मृति एक स्मृति है जो संविधान की तरह उस समय प्रयोग होती थी, और स्मृतियाँ कब से उपनिषद हो गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में, सनातनी धर्म ग्रंथों में स्मृतियाँ कब से अकाट्य हो गई। सारी स्मृतियाँ स्वयं ये कहती हैं कि अगर समाज के हिसाब से अगर कोई चीज़ यहाँ गड़बड़ है तो उसको मिटा दो, कटा दो। मनुस्मृति खुद कहती है कि अगर मेरी चीज़ अगर समय काल के हिसाब से सही नहीं तो मुझे फूंक दो। कौन मना कर रहा है भाई? अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जूते की माला पहना दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद भी मेरी पुरानी बात लेकर के, तो ये क्या, यह आडंबर है? दूसरी चीज़, एक वर्ग को शिक्षा की जगह उसके हाथ में झंडा पकड़ा करके, उसके अंदर नफरत भर के, उसके साथ उसके समाज में नए कर्मकांडों को शुरू करके आप उत्तर वैदिक काल में भेज रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में ही तो भेज रहे हैं। जो वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल था, वहाँ पे सारी चीज़ें, बड़ा सम व्यवस्था से लेकर जितनी चीज़ें थी सब फ्लेक्सिबल थी, ऊपर नीचे होने वाली थी कर्मों के हिसाब से। ये सारी चीज़ें संस्थागत उत्तर वैदिक काल में हुई, जिनके हाथ में, मैं फिर वही कहता हूँ, मानव का स्वभाव है सत्ता का केंद्रीकरण करना। आज नहीं हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में वही हुआ, फिर से वही चीज़ दोहराया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोहराया जा रहा है। जो लोग एआई का कोड लिखवा रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग एआई का कोड लिखवा रहे हैं वो अपने हितों को ध्यान में रख के लिखवा रहे हैं। हो न हो आने वाले समय में एआई इस तरह से बायज हो रहा है, जो मैं लिखूंगा, मैं जो चीज़ लिखूंगा, मैं एक निबंध लिख रहा हूँ तो उसमें मेरा बायसनेस दिखेगा ना, मेरी छवियाँ, मेरी प्रतिकृति उसमें स्पष्ट दिखेगी। निबंध इसलिए लिखा जाता है, तो निबंध ही तो है। मैं अगर एआई को कोड लिखूंगा तो मेरे विचारों की ही प्रतिलिपि है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं और ज़बरदस्त स्वार्थ के केंद्र से ये चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो उसका खामियाजा तो इसी समाज को भुगतना पड़ेगा ना प्रभु। तो लोग अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें लिख रहे हैं, उसी तरह से तुष्टिकरण कर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। तो जो कुछ वर्ग हैं, धन का केंद्रीकरण हो रहा है। एक जगह 1% आदमियों के पास 40% संपत्ति है। एक तरफ 80 करोड़ लोग सरकारी भोजन पर निर्भर हैं। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अक्सर ऐसे समाचार आते रहते हैं कि खाने बगैर लोग मर गए। ये बेशर्मी की स्थिति है। एक प्राइवेट जेट प्लेन चलाने वाला 1 घंटे में इतना कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जित करता है जितना हम और आप 2700 सालों में करेंगे। हमारी गलती है? आम आदमी की गलती है? उस गरीब मजदूर की गलती है जो 400 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है? बहुत जगह तो 400 बहुत बड़ी बात है। महिलाओं की दिहाड़ी 200 रुपये मिलती है, उसकी गलती है। इस सिस्टम का फेलियर है।
ये समाज का फेलियर है। अगर कोई खाने बगैर मर रहा है तो हमारी सामाजिक व्यवस्था में दोष है। ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद का अति होना, धन का केंद्रीकरण होना कितना खतरनाक हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग। धन का केंद्रीकरण होना, जैसे अगर किसी के पास, जैसे मान लो एलोन मस्क है, अगर भारत में आके अगर वो ऑफर करे एक सांसद को, ठीक है 1000 करोड़ ऑफर कर दे, कितने में? 50,000 करोड़ में सब बिक जाएंगे, क्योंकि 40% दागी हैं भाई। जो अपराधी है वो बिकेगा नहीं, कैसे गारंटी ले सकते हैं? हमारे पास चाणक्य, हम सिर्फ चाणक्य की बात करते हैं, सीखते हैं कुछ? हमने अर्थशास्त्र से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। अर्थशास्त्र में स्पष्ट वर्णन है, प्लेटो ने स्पष्ट वर्णन किया है अपनी रिपब्लिक में कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, ठीक है। जो मुलाजिम है राजा के, उनको चरित्रवान होना चाहिए। अर्थशास्त्र में ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे उनका वर्णन किया गया है, जो सप्तांग थ्योरी से रिलेटेड है। उनको चुनने के लिए उनके पीछे गूढ़ पुरुष लगाए जाते थे। गूढ़ पुरुष कौन होते थे? गूढ़ पुरुष होते थे गुप्तचर, जैसे हमारे रॉ एजेंट्स होते हैं। उनका यही काम था, कोई ऐसे लोगों को, हद से ज़्यादा ईमानदार और बिल्कुल उच्च चरित्र के लोगों को चुनना उनका काम था। खोज के लाते थे, उनको तीर्थ बनाया जाता था, और उनके नीचे जितने उप तीर्थ होते थे या फिर जो अधिकारी होते थे, ऐसे बनाए जाते थे। इसलिए मौर्य काल स्वर्णकाल था। वहाँ तुष्टिकरण नहीं होता था। वहाँ चंद्रगुप्त का गुरु ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म से आता था, हिंदू धर्म से आता था। चंद्रगुप्त जैन था, चंद्रगुप्त का बेटा, चंद्रगुप्त का नाती बौद्ध था। क्या बात करते हैं आप? अब भारतीय सामाजिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ अनादिकाल से लोग इस तरह से रह रहे हैं एक साथ। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी व्यवस्था में दोष था नहीं, हमारी व्यवस्था में दोष पैदा किया गया है। और दोष पैदा कौन किया है? जिन्हें सत्ता लोलुपता जिनके अंदर है, जिन्हें अपने निजी स्वार्थ के नाते चीज़ों को बरगलाने की आदत पड़ गई है। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक भी हरामखोर ऐसा नहीं है जो तुष्टिकरण इसलिए नहीं कर रहा हो कि उसके व्यूज और उसको पैसे ना मिले। वो अपने पैसे के लिए काम कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कमीने को कि समाज कहाँ जाएगा। उसको सब्सक्राइबर चाहिए, इसलिए वो अतिवाद फैला रहा है। ऐसे लोगों को उल्टा लटका के खाल उतार लेनी चाहिए, खाल उनकी खींच लेनी चाहिए बिना एक चीरा मारे। इतना गंदा काम ये लोग कर रहे हैं। दोष हमारी व्यवस्था में है। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें अभाव के नाते हो रही। अभाव क्यों है? क्योंकि धन का केंद्रीकरण हो गया। धन का केंद्रीकरण क्यों हो गया है? क्योंकि लोग बहुत हद से ज़्यादा स्वार्थ लोलुप हैं। उनको पता ही नहीं वो धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। और ये चीज़ सुधरेगा कैसे? शिक्षा से सुधरेगा। कौन सी शिक्षा से? प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से सुधरेगा। अब प्राइमरी एजुकेशन सुधारने के लिए हमें चीन और जापान के रास्ते पे जाना होगा, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ बच्चे में जो संस्कार हम डाल देंगे वह आजीवन रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे कब्जा किसका है? इनका है। निजी स्कूल, निजी संस्थान किसके पास हैं? अस्पतालों पे नहीं आते हैं, सिर्फ हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। निजी जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, ज़्यादातर किसके हैं? राजनेताओं के हैं, बड़े व्यापारियों के हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे सिस्टम का फेलियर है। हम अपने सरकारी स्कूलों को इतना व्यवस्थित करें, एक देश एक सिलेबस लागू करें, अध्यापन को ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह जो है ट्रीट करें, जैसे यूपीएससी एग्जाम लेती है उस तरह से, तब जाके चीज़ें रास्ते पे आएंगी। अब यहाँ पे जब ये चीज़ निजी चीज़ें क्या है कि अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे इसका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। नहीं, मत कीजिए राष्ट्रीयकरण, नहीं करना है। आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं बंद करना है, रहने दीजिए, जिसको पढ़ना पड़े। आप एक देश एक सिलेबस लागू कीजिए। आप एक देश एक सिलेबस लागू कीजिए, उसके बाद सब वही चीज़ पढ़ाएं। आप ऑल इंडिया सर्विस शुरू कीजिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस, कि कोई भी आदमी, ये ज़रूरी है कि बीएड करके आएगा वही पढ़ाने वाला है। कोई भी आदमी एक पर्टिकुलर रास्ते से आके उस सिलेबस को करके एक ऑल इंडिया रैंक ला करके एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। दिक्कत क्या है इसमें? बाकी देशों में होता है, हर जगह होता है। दूसरा चीज़, अब निजी संस्थान जो हैं, इनकी जगह पे हमारे जो सरकारी स्कूल, अभी हालिया रिपोर्ट है कि 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए। उन स्कूलों में इन दोनों चीज़ों को लागू किया जाए।
इन अध्यापकों को स्कूलों में भेजा जाए। ये सारी नीतियाँ, इवन हमारे शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। भाई साहब, चाइना 785 बिलियन डॉलर सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्च करता है। हमारी इकोनॉमी का 25% उसका है R&D पे। उसका मुकाबला करने जाओगे, बस खाली हवाई पाकिस्तान से तुलना कर लिए, बांग्लादेश से। भाई क्या तमाशा है, चुनाव आने वाला है, पाकिस्तान से झगड़ा कर लिए। पाकिस्तान कोई मुद्दा है? पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल शिक्षा पे आते हैं। ये निजी से जो हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसमें एक सिलेबस हो और एक सिलेबस डाल के लागू करके, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज में एजुकेशन जो हैं अध्यापक हैं उनको रख करके यहाँ पे पढ़ाया जाए, उनकी सुविधा इनसे ज़्यादा ऊपर की जाए। भाई जब वही सिलेबस मुझे 5 लाख रुपए महीने फीस दे के मिल रहा है और वही सिलेबस मैं फ्री में स्कूल में जाके पढ़ रहा हूँ, तो किसी आम आदमी को पागल कुत्ता थोड़ी काटा है। समझ रहे हैं? यहाँ बहुत आसान चीज़ है। यहाँ फिर वही चीज़ आती है जो हम लोग सारे मेंस के उत्तरों में लिखते आए हैं, आयोग को सजेशन निष्कर्ष में देते आए हैं। बच्चों को यही सिखाते हैं कि निष्कर्ष में सजेशन देते आना। UPSC का मेंस लिखने वाले, स्टेट PCS का मेंस लिखने वाले 20 साल से यही सजेशन देते आए हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, प्रशासनिक पंगुता। 2-4-5 अधिकारी जो है बहुत बढ़िया ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम उनका झंडा सोशल मीडिया पे बुलंद करने लगते हैं। वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये उसी तरह से है कि हमारा समाज माइनस में 100 अंक नीचे अगर गिर चुका है, अगर कोई 0 पे लाएगा ना तो 200% की ग्रोथ दिखेगी। यही हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। महिमा मंडित करना अच्छी बात है, कम से कम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि समाज करप्ट है। तभी इक्का दुक्का ईमानदार लोगों की चर्चा होती है। नहीं तो चर्चा तो कायदे से बेईमानों की होनी चाहिए। जो समाज ईमानदार है वहाँ इक्का दुक्के बेईमानों की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समाज में इक्का दुक्का तिक्का ईमानदारों की चर्चा हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिक्के में खोट है फिलहाल। तो कुल मिला जुला के आरक्षण का हिसाब किताब है। और मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि आपके जो भी नेता हैं उनसे सवाल करिए, जेन्युइन सवाल करिए। हमें स्कूल चाहिए, हमें प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। सीधे बोलिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, छाती पे बैठ के गला काट देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। हमें शिक्षा चाहिए, हमें तुष्टीकरण नहीं चाहिए, हमें देश की अखंडता चाहिए, देश का विभाजन नहीं चाहिए। भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, अरे कितना बांटोगे? बहुत बेशरम है ये लोग। तो इसलिए आम जनता से, आम छात्रों से, आम छात्राओं से आए कि बेटा आप लोग जो है ना, झंडा तो आप लोगों को उठाना पड़ेगा। है? मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी हैं, मैं ब्राह्मण समुदाय से। मेरे पिताजी के सबसे खास लोगों में एक बच्चा है, वो हरिजन समुदाय से आता है। वो मेरे घर रहता है, मेरे साथ रहता है, यहाँ आता है। मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा उसको मानते हैं। छोटा है, बच्चा है, मुझसे ज़्यादा उसको मानते हैं। तो ये तुष्टीकरण की नीति जो ये लोग अपना रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये जो समाज में जहर घोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिलहाल ये लब्बो लुबाब है पूरे सेशन का। मामला लंबा खिंच गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप जो है जुड़े रहिए हमसे प्रियदर्शी IAS अकेडमी पर। प्रियदर्शी IAS अकेडमी पर जुड़े रहिए। हमारा पता है मुखर्जी नगर, बिल्कुल नेहरू विहार से कटने वाला जो तिराहा है, अग्रवाल स्वीट हाउस के जस्ट सामने कॉर्नर पे हमारा ऑफिस है। आप हमें विजिट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। नमस्कार।